Hello everyone, myself Rajiv. I'm from HRM Peril Public School. By the help of this video, I would like to teach you the following chapter, Glimpses of the Past. This chapter is belonging from the syllabus of class 8th. Here is some lines that here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. इस जो पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं, यहाँ पे कुछ झलक जो दिखाई गई हैं, इनमें भारत के कुछ इतिहास की बात की गई है, जो कि 1757 से 1857 का जो सैनिक विद्रोह, जिसे हम अपने देश की संपूर्ण आज़ादी के रूप में आज भी मनाते हैं, तो उस दिन तक की है. दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. ये जो भाषण के या फिर अन्य जो तरीके से जो छोटे छोटे बबल्स का यहाँ यूज़ किया गया, जैसे बारिश होती है तो बारिश का एक बूंद जो बबल्स के रूप में उभरता है, खिलता है बाहर की तरफ, वैसे ही यहाँ पे जो स्पीच बबल्स है, यानी कि छोटे छोटे स्पीच के जो टुकड़े हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बातें हैं, ये हमें मदद करेंगी क्लैरिफाई करने में और समझने में कि क्या कंडीशन था, किस तरह के इवेंट्स थे जब 1857 में पहली बार युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था और हमें आज़ादी मिली थी. चैप्टर का नाम, जैसा कि हम सभी ने देखा है कि यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको दे दिया गया है. चैप्टर का जो नाम है वो है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट. ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक, यानी कि हम अपने पास्ट की एक झलक को इस चैप्टर के माध्यम से देख सकते हैं. चलिए तो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. At a function in Delhi, oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. ये जो पिक्चर आपके सामने आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इस पिक्चर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो सामने कुछ लाइंस दिए गए हैं, वो लाइंस उस समय के हैं जब दिल्ली के एक पिक्टोरियल में भाषण प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और उनमें कुछ श्रद्धांजलि भी दी गई थी उन देशभक्तों के लिए, जिनकी हम चर्चा आगे की तरफ करेंगे. तो सबसे पहले हम उन मार्टियर्स को, उन योद्धाओं की बातों को ध्यान में रखते हैं और उनकी तरफ देखते हैं. कुछ लाइंस दिए गए हैं. With its two superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. We all know that जो हम सभी जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी के करीब आ चुकी थी और धीरे धीरे आकर उसने यहाँ पे अपनी स्थापना शुरू कर दी थी. लेकिन ये बात उस समय की है जब 18th सेंचुरी चल रहा था और इन लोगों के पास सुपीरियर वेपन्स, यानी कि उम्दे हथियार हुआ करते थे. और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी, और इस 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो अपनी जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को बढ़ावा दे रही थी. वी ऑल नो दैट देयर मेन वेपन वॉज टू डिवाइड एंड रूल. उनका जो मेन हथियार था वो था फूट डालो और राज करो. इंडिया 1765. इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी. इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड. अब कुछ समय में ही उन अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हमारे जो राजा जो काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे, वैसे शक्तियों को, वैसे राजाओं को चुनने लगी. That of start राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट. और उस तरह के राजा को वो लोग शाबाशी या फिर पुरस्कृत किया करते थे और उन्हें अंग्रेज़ व्यापारी के रूप में बुलाया करते थे.
दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वो ऐसा मानते थे कि इस तरह करने से वो राजा उनके पक्ष में हो जाएंगे और उनको काफ़ी सारी सहायता मिलेगी दूसरे को परास्त करने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और इसके अलावे लोगों के पास शांति से जीने के लिए युद्ध के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर fought the British till he died fighting। अगर हम कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक टीपू सुल्तान नाम का योद्धा था मैसूर से जो बिलोंग करता था, जिसने ब्रिटिश से लड़ा टिल ही डाइड फाइटिंग, और वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, जो इस तरह के लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की, एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और जिसके कारण धीरे धीरे एक एक करके हर एक राजाओं का पतन होने लगा। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। ये अलग बात है कि आज हमारे देश में अमन और शांति कायम है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। और आज ना ही कोई लूटपाट है किसी लुटेरों के द्वारा, और ना ही उस तरह की जो कुव्यवस्था है वो हमारे समाज में। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट। बहुत सारे लोग ये भी सोचा करते थे उन समयों कि चलिए अब फिर से हमारे राज्य में, हमारे सरकार में, हमारे परिवेश में एक नई तरह से अमन और शांति स्थापित होगी। बहुत तरह की बातें लोगों के दिमाग में चला करती थी, हुआ करती थी, बातें कई सारी प्रायः सुनने को मिले करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद कैसे भारतीय लोगों ने इन सब के प्रति अपनी रिएक्शन जो थी वो कैसे शो किया, आइए हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है द कंपनीज कन्क्वेस्ट, यानी कि जो कंपनी का विजय था, विजय पताका था, वो कैसे फहरा, वो कैसे आगे की तरफ बढ़ा। तो इसकी बात करेंगे हम। तो पीरियड आएगा 1757 टू 1849। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। जो वाइट मैन थे, गोरे लोग थे, उन लोगों ने राजाओं को की हत्या करनी शुरू कर दी, राजाओं को गद्दी से उतारना शुरू कर दिया। सम किंग्स वे आर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ हिज लैंड, ऑफ दिस लैंड। चाहे जो कुछ भी हो, वो राजा अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन थे तो वो हमारे ही भूमि के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और यही बात थी कि धीरे धीरे हम सभी विदेशियों के गुलाम, विदेशियों के पंगु बन गए। आगे की तरफ बढ़ते हम। सामने कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, जिस पिक्चर से रिलेटेड कुछ बातें हैं। रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेतागण थे वो उपदेश दिया करते थे अछूत की और बाल विवाह की। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन सच्चाई और वास्तविकता यही थी कि जो भारतीय मूल निवासी थे वो धीरे धीरे करके अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो उसे गंवा रहे थे। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। Being merchant, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. इतना ही नहीं बल्कि जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, अंग्रेज़ी सरकार थी, वो उन्हें डांटा भी करती थी। जब उन्हें व्यापारी बना दिया जाता था उसके बाद अंग्रेज़ उनसे बहुत ज़्यादा मुनाफे भी चाहते थे। बहुत अधिक कर वसूलने के लिए किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, जिसके कारण किसानों को अपनी भूमि भी त्यागनी पड़ती थी। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। ऐसा माना जाता है कि ये जितनी बुद्धिमानी है इस दुनिया में
वो सब औरत के कारण होती है. But you men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. इतना ही नहीं, उनको ये भी बताया जाता था कि अगली फसल से पहले 1 सप्ताह 15 दिन, जिसे हम हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं, 1 फोर्टनाइट में उनको उनका टैक्स पे करना होता था, अदरवाइज उन्हें जेल को भेजा जाता था. द नेटिव्स एंड अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबली ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. किसान बेचारे हमेशा एक दूसरे से रिक्वेस्ट किया करते थे, उनसे अपनी ईमानदारी का प्रतीक दिया करते थे, अपनी वफादारी का सबूत दिया करते थे कि मैं ईमानदार हूँ, मैं सबूत हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैंने कोई फसल में चोरी नहीं की है. इन सब बातों के बावजूद भी उन्हें कड़ी और बड़ी रूखी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था. Still the British invented other method which gave them more profits. अभी वो इन सभी उधेड़बुन में पड़े रहते थे, तब तक कि ब्रिटिश जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी वो कुछ और उनके ऊपर नियम लागू कर देते थे. Inevitability famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. इतना ही नहीं, 1822 से 1836 के बीच में करीब 15 लाख लोग भुखमरी के शिकार हो गए और इन सारी कारणों से वो मर गए. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their business. जो विदेशी हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, वो इन सारी चीज़ों को अमल करने में काफ़ी पारंगत थी. A good idea, और ये उनकी एक अच्छी सोच थी. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. और इसी के साथ साथ विदेश से बनी बनाई वस्तुओं को लाने की जगह वहाँ की जो कंपनियाँ थी, उन कंपनियों को ही भारत में खोलने का प्रावधान कर दिया गया. और इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को धीरे धीरे भारत में बढ़ावा दिया जाने लगा. थर्ड जो पॉइंट है वो है ब्रिटिश रूल. इसकी चर्चा हम लोग करेंगे 1765 to 1836 के बीच. Anyone who crosses the seas loses his religion. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समुद्र को पार करता था, उसे अपनी जाति को खोना पड़ता था. इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय जो थे, ये एक्चुअली एक बहुत ही बंगाली और के एवं एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका पीरियड रहा 1772 to 1833. इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसे नियमों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी. इतना ही नहीं, जो अंधविश्वास हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैले हुई थी, उन अंधविश्वासों के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ें उठाई थी. राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. इन्हीं क्रम में राम मोहन राय को यह एहसास हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें समझ में आ रही थी, जो कि गलत था, जो कि देशवासियों के साथ गलत हो रहा था. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद उनको यही एहसास होता था कि हमारी जो सभ्यता है वो हमेशा से महान रही है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट. और यही कारण है कि हम सभी इस बड़ी उपलब्धियों के लायक हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. सबसे पहले हमें अपनी समाज को सुधारना होगा. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस. क्योंकि जो अंधविश्वास है वो हमारे समाज को बर्बाद कर रहा था, खोखला कर रहा था. He told his wife Uma, cows are of different colors.
but the color of their milk is the same. प्रायः वो अपनी पत्नी को भी समझाया करते थे, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, सेकंड फिगर में, कि गाय जो होती है वो कई तरह की, कई रंगों की होती है, फिर भी उन सभी का दूध जो होता है, उन सभी के जो मिल्क होते हैं, वो सब के सब की गायों के सेम होते हैं. Different teachers have different opinion, but the essence of every religion is the same. जो गुरु हैं उनकी ओपिनियन करने का मतलब उनका जो प्रस्ताव होता है उनकी अपनी जाति, विशेष जाति के प्रति, वो अलग होता है, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. लेकिन जो आवश्यकता, जो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जो ज़रूरतें होती हैं, वो सारी सेम होती हैं. ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. और इस तरीके से वे साइंस और मॉडर्न जो आधुनिक ज्ञान है उससे वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी what made the British powerful. There he told them, we accept you as rulers and you must accept us as subjects. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने समुद्र को पार करके वो इंग्लैंड भी पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर उस ब्रिटिश हुकूमत की शक्तिशाली हुकूमत को देखा और वहाँ उन्होंने कहा कि हम आपको एज ए रूलर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप भी हमें सब्जेक्ट्स का मतलब विषय वस्तु यहाँ से संबंधित है, विषय से नहीं, तो आप हमें वस्तु के से समझें. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑज टू हिज ऑब्जेक्ट्स. लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक ऑनर की, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने एक सब्जेक्ट्स के टूवर्ड्स आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823. इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्रिका भी निकाली, लेकिन 1823 में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा रोक दिया गया. अब हम जो फिफ्थ ऑप्शन है ऑपरेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे. थैंक यू.